नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पीएसयू बैंक के बारे में। तो पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक आप बोल सकते हैं। तो इंडिया के टॉप 5 रैंक में इसका नाम शामिल हो चुके हैं पीएसयू बैंक के हिसाब से। तो आज मैं जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, तो वो देखा जाए तो कुछ दिनों से बहुत तेज़ी आपको देखने को मिला है, कंटिन्यूअसली तेज़ी देखने को मिला है। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। अगर कोई भी स्टॉक में भारी भरकम बाइंग हो रहा है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, जिसके कारण स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। तो मैं अराउंड आपको 5 दिनों का डेटा दिखा दूँ, तो करीबन 20% तक तेज़ी देखने को मिला। तो इतना छोटा-सा कंपनी में 20% रिटर्न, और वो भी 5 दिनों में, तो सोचिए कितना बड़ा तगड़ा रिटर्न कंपनी से आपको मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो बैंक कौन-सा है? बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो पिछले दिनों में ही 10% तक तेज़ी देखने को मिला। तो अचानक इस तरीके से तेज़ी क्यों हो रहा है? अगर इसका 5 दिन का डेटा दिखा दूँ, देखिए 21% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला। तो आज भी देख सकते हैं थोड़ा-सा इधर-उधर देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी में 1 साल 1 मंथ के डेटा दिखा दूँ, तो 46% का रिटर्न। देखिए कंपनी के लाइफ टाइम के हिस्ट्री के हिसाब से इतना तेज़ी एक 1 मंथ के अंदर आज तक नहीं देखने को मिला। तो 6 मंथ के डेटा के हिसाब से दिखा दूँ, तो 78% का रिटर्न। कितना शानदार एक मोमेंटम जहाँ यहाँ पे देखने को मिला है। अगर 1 साल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 23% का रिटर्न दिया है, 5 साल में कंपनी का 61% का लॉसेस। यही टोटली पासा पलट गया, यही टोटली आपका नज़रिया जो था, वो टोटली चेंज हो गया। अब लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो 300% का रिटर्न। तो देखिए जिस तरीके से तेज़ी में गया था, उस तरीके से ही तेज़ी में गिरावट हुआ। आज कंपनी 64-65 रुपीज़ में चल रहा है। एक टाइम कंपनी 415 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। तो 415 से करीबन 65, ये जो जर्नी है, वो जर्नी बहुत बड़ा गिरावट जर्नी है। तो इस तरीके से हालत क्यों हुआ? तो चलो मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पहली पॉइंट जो है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे, तो सितंबर मंथ, मतलब इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, वो पिछले जो सितंबर मंथ था, उसको भी ब्रेक किया, मतलब उससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट किया। पिछली बार कितना था? 1511 मतलब करोड़ के आसपास। इस बार कितना बना? 1850 करोड़ के आसपास। तो सिर्फ यही नहीं, पिछले जो क्वार्टर था, उसको भी बीट कर पाया। इसका मतलब कंपनी जो एस्टीमेट किए थे, उस एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी ईयर ऑफ ईयर और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, इस दोनों को बीट किया। तो जब कोई भी कंपनीज़ दोनों लेंथ को बीट, मतलब दोनों स्ट्रैटेजीज़ को बीट करते हैं, तो उस कंपनी में तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए कंटिन्यूअसली तेज़ी देखने को मिला रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद। तो आप कहेंगे सर इसका रिज़ल्ट डेटा क्या है? देखिए मैं डेटा आपको यहाँ से ये समझा देता हूँ। तो इस बार जो रेवेन्यूज़ आया, मतलब जो सेल्स हुआ, 19,778 करोड़ का। ऑब्वियसली कंपनी का इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा है। करीबन-करीबन 15% से भी ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा है। इतना बड़ा कर्जा कंपनी लेके रखा। आप सभी जानते हैं पीएससी बैंक मतलब कर्जा ज़्यादा होगा। हाँ, आप कहेंगे सर 15% कर्जा, 1% कर्जे से नीचे होता तभी लोग निवेश नहीं करता, तो 15% कर्जा क्यों? क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर है, पहली बात। दूसरी बात पीएससी बैंक है, तो उसके हिसाब से कर्जा ज़्यादा होगा ही। तो उसी के कारण कंपनी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा। देखिए एक्सपेंस के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम है। कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है, उसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो बहुत कम हो गया। अगर कंपनी का कर्जा कम होता, तो करीबन-करीबन कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर लेते। तो कंपनी का देखिए, उसके बाद देखा जाए तो कंपनी के टैक्सेशन भी पे करना पड़ा। तो इस बार कंपनी 26% टैक्सेस पे करना पड़ा। तो टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया जो प्रॉफिट, और वो भी आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट है। कंपनी आज तक जितने प्रॉफिट कमाया है, तो उससे भी बीट कर पाया। तो इसीलिए कंपनी लगातार तेजी देखने को मिला। तो ये था फर्स्ट आपको गुड न्यूज़। सेकंड जो गुड न्यूज़ है, वो भी मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। सेकंड गुड न्यूज़ क्या है?
वो मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस कंप्यूटर, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा, आप इस साइट में जाकर भी विज़िट कर सकते हैं न्यूज़ को। अब क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, तो रजनीश खरे क्या है? जॉइन एज़ चीफ डायरेक्टर ऑफिसर मतलब सीडीओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब इसका जो चीफ डिजिटल ऑफिसर था, उनको चेंज कर दिया गया। अभी जो जॉइन करने वाला है कौन? रजनीश खरे। तो रजनीश खरे को जॉइन किया जा रहा है। तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से इसका जो मैनेजमेंट का जो मतलब एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट का जो मतलब पावर है, उनका जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। उनका टोटल एक्सपीरियंस 23 ईयर से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए उनको इस पद के लिए ऑब्वियसली सोचा मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। आप एक बार थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके ये डिटेल को दिखा देता हूँ। हाँ, चलो। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगा तो उसको छोड़ ही दीजिए, आप सिर्फ डेटा देखिए। देखिए, रजनीश खारे हैज ज्वाइंट एज चीफ डिजिटल ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं डिजिटल बैंकिंग लीडर विथ ओवर 23rd ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इन बैंकिंग। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग प्रोग्रेसिव ऑफ एंड फ्यूचर सीपिंग यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स का मतलब कंपनी मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है सिर्फ डोमेस्टिक बैंक का नहीं, इंटरनेशनल बैंक का भी एक्सपीरियंस है। हैज बीन यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिटल स्टैट मतलब स्ट्रैटेजीज, साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्मेशन, पेमेंट्स, डिजिटल यहाँ पे देखिए चैनल्स, यहाँ पे देखिए इन्वेशंस एंड यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म्स, इकोसिस्टम एंड फ्यूचर रेडी इंस्ट्रूमेंट। तो कंपनीज की जो मतलब इनको जो यहाँ पे एक्टिव किया जा रहा है, इनको जो मैनेजमेंट में दिया जा रहा है, तो जो जो इन्वेस्टर है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, उसको बहुत पॉजिटिव लगा क्योंकि इनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है और कंपनी सिर्फ नेशन नहीं इंटरनेशनल लेवल में काम करके आ चुके हैं डिजिटली। तो मेरे हिसाब से इस बैंक का फ्यूचर और भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर देखिए मैनेजमेंट के हाथ में ही सब कुछ है, मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीद के लेके आया, तो गाड़ी कैसा होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो गाड़ी का ड्राइवर कौन है। ड्राइवर अगर अच्छा नहीं है तो कितना भी आप हाई क्वालिटी का गाड़ी लेके आए, वो गाड़ी एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छा खासा एक राइड करेगा। तो क्या अभी इस दोनों न्यूज़ के कारण कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं इसे 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले कंपनीज का रेशियोज़ जो आपको मतलब टिकट डॉट कॉम साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए इसका एनपी भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी बात है, पहले कंपनी इसका एनपी था 8.5% के आसपास। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट्स है। गवर्नमेंट बैंक में कम ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटते रहते हैं, वो कुछ ना देखकर ही लोन दे देते हैं, किसी को भी लोन दे देते हैं और वो लोन वो नहीं उठा पाते, इसलिए एनपी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एनपी बहुत ज़्यादा था पहले, तो कंपनी धीरे धीरे खुद को स्टेबल जगह पे लेके आया। आज भी कंपनी का एनपीए बहुत ज़्यादा है, ज़रूर कहूँगा। फिर भी प्रीवियस डेटा के हिसाब से कंपनी का एनपीए बहुत कम हुआ है। एनआईएम में डेटा भी देखिए धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का सीएर परसेंटेज भी 14% के आसपास है। तो कंपनी का लायबिलिटीज़, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ भी 3.71% है। चलो ठीक है। कंपनी का पैग रेशियो बहुत शानदार है। कंपनी का 0.111% है, बहुत शानदार है क्योंकि ₹1 के एक एक मतलब 1% के नीचे होना चाहिए पैग रेशियो, तो ऑब्वियसली ठीक-ठाक लेवल में है। हाँ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी रिटर्न ऑफ एसेट, ये दोनों चीज़ देखेंगे तो अप मूवमेंट में है। तो धीरे-धीरे अप मूवमेंट में है, तो उतना ज़्यादा मतलब ग्रोइंग मूड में नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर किस तरीके से इन्वेस्ट करके रखा वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर 88% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफएस के पास कुछ भी स्टेक नहीं है। डीएस के पास और पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो डीएस कौन है? आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही इस तरीके से कंपनी का होल्डिंग सबसे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितने सारे पीएसयू बैंक हैं उन सारे बैंक्स में एलआईसी का होल्डिंग है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि जो कंपनी आपको रिटर्न के मामले में कंटिन्यूअसली नेगेटिव रिटर्न दिया, सर एक साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, बाकी सारे सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी ने तो लगातार लगातार डिविडेंड देते रहा, कंटिन्यूअसली डिविडेंड दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पहले देखिए 2016 में डिविडेंड दिया था, 15 में दिया था, 14 में दिया था, आज 2022 में दे रहा है। तो बीच में
करीबन-करीबन 6 साल डिविडेंड नहीं दिया, तो कंपनी का हालत आप एक बार सोच सकते हैं। तो इतना एक्साइटेड मत हो जाना कंपनीज़ के ऊपर। हाँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लॉन्ग टर्म विज़न के लिए मेरे ही खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। तो फिर भी मैं आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हर डेटा आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन-सा दिशा में जाने वाला है। तो गवर्नमेंट शेयर हमेशा एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ़ एसबीआई को छोड़कर। तो इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।